जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। तो आज समय हो चला है, आज है मंडे। तो अब जरूरी हो गया है कि पूरे वीक जो कि 7 से लेकर 14 अप्रैल के बीच में न्यूज कंपाइलेशन की हम लोग चर्चा करेंगे। और अपने इस पूरे न्यूज को हमने अलग अलग सेगमेंट में बांट रखा है, जहाँ पे हम लोग नेशनल, इंटरनेशनल, डिफेंस, इन्वायरमेंट और स्पोर्ट्स के अंतर्गत अपने पूरे न्यूज को कवर करने वाले हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल पाए। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये पूरी की पूरी खबर जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और आज तक किसी भी एग्जामिनेशन में आप जा रहे हैं, जहाँ करंट अफेयर्स का वेटेज है, आपके लिए ये जो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स सेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। पूरे सप्ताह के कंपाइलेशन के लिए केवल आपसे हम महत्वपूर्ण 1 घंटे लेंगे और इस 1 घंटे के अंतर्गत उन सारे न्यूज़ को कवर कर देंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और इन सभी न्यूज़ों को हमने एक ऑथेंटिक सोर्स से लिया हुआ है, जिसको मुख्य रूप से हमने न्यूज़पेपर से लिया है। न्यूज़पेपर में हमने द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण को शामिल किया है। वहीं हम लोग ने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB से भी महत्वपूर्ण न्यूज़ों का कलेक्शन यहाँ पे लिया हुआ है। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं अपने सेशन की तरफ और प्रारंभ करते हैं अपने इस पहले सेक्शन की, जहां हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं नेशनल न्यूज़ की बात करेंगे। इसके अंतर्गत सारे राष्ट्रीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की हम लोग चर्चा करेंगे, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलते हैं अपने पहले खबर की तरफ। और पहला ही जो खबर है बहुत बड़ा एक लैंडमार्क डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया है। ये आपके GS में आप बात करेंगे तो GS के लिए आपके पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण कंटेंट है। PT में तो ये हर जगह आने वाले समय में प्रश्न पूछा ही जाएगा। यहाँ के बाद जो भी एग्जामिनेशन हो रहा है उसके लिए, चाहे वो PT हो चाहे वो मेंस हो, सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये एक टॉपिक बना रहेगा। तो इसके बारे में अच्छे तरीके से जान लेना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको लगभग सभी न्यूज़पेपर ने कवर किया है। देखिए द हिंदू के हालांकि काफ़ी बार दैनिक जागरण ने इसको कवर किया है। दैनिक जागरण ने लाइन बनाया है कि राष्ट्रपति भी 3 महीने के भीतर राज्यों से आए विधेयकों पर करेंगे फैसला। और इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने किसके बारे में फैसला दिया है? तो इसके पहले फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने किसके बारे में? राज्यपाल के बारे में। तो आपको पता है कि राज्यपाल के पास जो है, जब एक लंबित जो है वो मुद्दा चल रहा था, तमिलनाडु को लेकर चल रहा था। और तमिलनाडु के 10 से ज़्यादा ऐसे विधेयक थे जिसको विधानसभा ने क्या कर दिया था? पारित कर दिया था। लेकिन एक लंबे समय से आप देखेंगे, पिछले 4 साल 5 सालों से जो है ये मामला जो है वो राज्यपाल ने लंबित कर रखा था। उसके ऊपर कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे। और चूंकि संविधान में हमारे ऊपर जो है वो राज्यपाल की शक्ति ये है, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करते थे। और जवाब जो है वो अनुच्छेद नंबर 201 में आप इसको देखेंगे, 200 के अंतर्गत आप देखेंगे कि ये कुछ जवाब देते ही नहीं थे। और इसके कारण जो है वो विधानसभा को सरकार चलाने में काफ़ी समस्या होती थी। अंततः एक बड़े लंबे समय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसका सुनवाई किया है और इसके ऊपर एक लैंडमार्क डिसीजन दिया है। आइए तो इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं, क्या है पूरा का पूरा ये न्यूज़। तो ये जो न्यूज़ है ये राष्ट्रपति के है। ये अभी हाल फिलहाल में आया है, इसके पहले राज्यपाल के लिए आया हुआ। तो पहले चलिए राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में पहली बार राष्ट्रपति के विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा तय कर दी है। कहा है कि राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर निर्णय लेना होगा। अगर इसमें कोई देरी होती है और राष्ट्रपति तय समय के अंदर निर्णय नहीं लेते हैं तो इसका उचित कारण रिकॉर्ड किया जाएगा और संबंधित राज्य को बताया जाएगा। बिल को अनिश्चित काल के लिए दबाकर बैठ जाने पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के पास कोई पॉकेट वीटो या पूर्ण वीटो नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, अनुच्छेद 201 याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया है कि आर्टिकल नंबर 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास भी कोई भी पॉकेट वीटो नाम का शब्द नहीं है। इस बात को याद रखें। अनुच्छेद 201 में शैल डिक्लेयर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि शैल डिक्लेयर शब्द का इस्तेमाल किया गया है अंग्रेजी में, है ना, जिसका मतलब होता है 2 में से एक विकल्प को उन्हें चुनना ही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चुनना ही होगा। और इसका अलग मतलब निकाल दिया जाता था, या तो यह विधेयक को मंजूरी दें या फिर उस मंजूरी को रोक ले। होता क्या है कि जैसे किसी विधानसभा के अंतर्गत कोई एक बिल लाया गया, बिल क्या होगा, सबसे पहले जो है वो लोअर हाउस से पास हो जाएगी, फिर इसके पास कहाँ जाएगी, वो अपर हाउस के पास जाएगी, है ना। विधानमंडल के बाद विधान परिषद के पास जाएगी। विधान परिषद से भी जब ये पारित हो जाता है तो इस बिल को कहाँ जाना होता है, ये राज्यपाल के पास जाना होता है। अब राज्यपाल के पास कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। राज्यपाल चाहे तो इसे पारित कर दे, राज्यपाल चाहे तो इसे क्या कर दे, अपने पास रख ले। और इसके ऊपर सबसे बड़ा है कि यहाँ पे संविधान जो है वो मौन था। कितने समय के लिए वो इस पर डिसीजन देंगे इसका कोई जिक्र नहीं किया गया था। इसी का जो है यहाँ पे फायदा क्या हो रहा था, उठा रहे थे राज्यपाल। और राज्यपाल में भी ये समस्या कहाँ आ रही थी, वैसे राज्यों में आ रही थी जहाँ पे केंद्र से समर्थित सरकार नहीं है। जैसे आज के डेट में अधिकांश जगह NDA की सरकार है। मतलब लगभग पूरे राज्य में 15 जगह पे तो NDA की सरकार है, 15 + 6 आप मान लीजिए 21 जगह पे अभी क्या है, NDA की सरकार है। तो ये NDA की सरकार जहाँ जहाँ नहीं है, जैसे तमिलनाडु में आप देखेंगे, कलकत्ता में देखेंगे, तो वैसे वैसे जगहों पे चूंकि राज्यपाल जो है वो सेंट्रल के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। हालांकि वो राज्य में संवैधानिक चीज़ों की रक्षा के बारे में है, लेकिन ये एक तरीके से सेंटर के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। तो इन
जो विधेयकों को क्या करते थे, इसके ऊपर कोई जवाब नहीं देते थे और इसको लेके रख लेते थे। ये एक जगह की घटना नहीं है, ये जब कांग्रेस का रीजन था उस समय भी यही हाल हो रहा था, आज बीजेपी का रीजन है तो भी वही हाल हो रहा है। तो यहाँ लेकर वो बैठ जाते थे और यहाँ पे उनके पास तीसरा ऑप्शन होता था, या तो ये वापस कर दे विधानमंडल को, लेकिन जब विधानमंडल को वापस करेंगे तो फिर से विधानमंडल जब इसमें संशोधन करके ला के देगा तो इनको पास करना होगा, और चौथा ऑप्शन था ये राष्ट्रपति को भेज दे। तो जिसके कारण हो क्या रहा था कि विधानमंडल चाहे कितनी भी अच्छी कानून लेकर आ जाता था, वहाँ पे यदि सरकार वहाँ जो है वो केंद्र के अनुरूप नहीं है तो वहाँ पे इन फैसले को काफ़ी लंबे समय तक होल्ड कर दिया जाता था। चूंकि ये जनहित का मामला होता था, इसलिए तमिलनाडु सरकार अभी कहाँ चली गई थी, सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी, और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को दिया है, इस बात को याद रखेंगे। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति को समय सीमा दायरे में बांध दिया गया है। यदि राष्ट्रपति सहमति देने में देरी करते हैं तो संबंधित राज्य सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। यह स्पष्ट प्रावधान है। राज्यपाल के कार्यालय को लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार काम करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। संजीव खन्ना जो है अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीजी आए हैं और उनके नेतृत्व में ये पूरा का पूरा डिसीजन आया है। तो राज्यपाल के कार्यकाल को लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार काम करना चाहिए। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि ये एक तरीके से डांट भी है। यह ऐतिहासिक व्यवस्था न्यायमूर्ति जेबी पार्डीवाला और महादेवन की पीठ ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार की याचिका पर दिए गए फैसले में दी है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। इस पीठ को जरूर याद रखिएगा क्योंकि बहुत लंबे समय तक जो है ये शोध का बिंदु रहेगा। जेबी पार्डीवाला और आर महादेवन में लैंडमार्क डिसीजन दिया है। ये तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल RN रवि के द्वारा लंबे समय तक 10 विधेयकों को दबाकर बैठे रहने की बात कही है। विधानसभा द्वारा उन विधेयकों को दोबारा पारित कर भेजे जाने पर राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने का मुद्दा उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 414 पृष्ठ के फैसले में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए व्यवस्था तय की है। यह फैसला शुक्रवार को देर रात सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। फैसले में कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा रोक कर रखे गए 10 विधेयकों को राज्यपाल के समक्ष दोबारा विचार में भेजने की तिथि से मंजूर घोषित कर दिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अंततः सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे आना पड़ा। तो एक तरीके से राज्यपाल का जो पद है, जिसके लिए कई सारे प्रश्न पहले से भी उठाए जाते रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे, या केंद्र सरकार में जो सरकारें इस तरह की बातें कर रही थी उनके लिए एक बहुत ही बड़ा क्या है, लेसन है। जब सर्वोच्च अदालत सीधे विधेयकों को मंजूर घोषित कर दिया है, फर्स्ट ऐसा टाइम है जहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय इंटरवीन की है और उन सारे विधेयकों को मंजूरी दे दी है। विधेयकों को राज्यपाल और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बगैर कोर्ट के आदेश से कानून की हैसियत मिली है। यह पहली बार भी ऐसा हुआ है जहां पे किसी विधेयक के ऊपर न राज्यपाल का सिग्नेचर है न राष्ट्रपति का सिग्नेचर है और उसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, मंजूरी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों को सीधे मंजूरी का फैसला संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत दिया है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट को विशेष शक्ति का प्रावधान है। कारण यह है कि यहाँ पे लोकतांत्रिक जो प्रणाली है वो विफल रही है इसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए, और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल नंबर 142 का इस्तेमाल करते हुए इसे लैंडमार्क डिसीजन को दिया है। बहुत ही जबरदस्त ये फैसला है और लोकतांत्रिक व्यवस्था का ये खूबसूरती है। संविधान सर्वोपरि है, ये इस बात को स्पष्ट करता है। कोर्ट ने कहा है कि वैसे तो संविधान के अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें तर्कसंगत समय में निर्णय लेना चाहिए। राष्ट्रपति के अनुच्छेद 201 में मिली शक्ति को तर्कसंगत के समान नियम से कोई छूट प्राप्त नहीं है। कहा गया है कि प्रावधान की प्रकृति सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन रिपोर्ट व गृह मंत्रालय के 4 फरवरी 2016 को जारी मेमोरेंडम को देखते हुए राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा विचार में भेजे गए विधेयक पर 3 महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए। अगर यह तय समय सीमा पार कर जाता है और देरी हो जाता है तो उसके उचित कारण रिकॉर्ड किए जाने चाहिए और संबंधित राज्य को बताया जाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल के इस डिसीजन को लेकर पहले कई सारे जो है वो आयोग आ चुके हैं, जिसके अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सरकारिया कमीशन था, इसके अलावा पुंछी कमीशन था, और हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि फरवरी 2016 में ऑलरेडी यहाँ पे आप देखेंगे कि एक मेमोरेंडम आया था जहाँ पे ये बात कही गई थी कि आपको यथाशीघ्र जो है उसके ऊपर डिसीजन ले लेना चाहिए था। तो ये जो है आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला तमिलनाडु के फैसले के बाद आया है और ये पहला मौका नहीं है जिसमें ऐसा हुआ है। गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट में भी लंबे समय तक राष्ट्रपति के पास बिल लंबित रहा था और चौथी बार भेजने पर 2019 में बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी और बिल पहली बार 2003 में राष्ट्रपति को भेजा गया था। तो एक ट्रेंड चला रहा था जिसके ऊपर अब क्या आ गया है, पूर्ण विराम लग गया है। इसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स तमिलनाडु गवर्नमेंट फिक्सेड टाइम फॉर असेंट, तो इसी चीज़ को कवर किया है। द हिंदू ने पूरे के पूरे खबर को हम लोगों ने विशेष रूप से डील कर लिया है। इसी चीज़ का यहाँ पे है कि वहाँ पे जो राज्यपाल थे N रवि थे, 10 मामले को उन्होंने लंबित करके रखा हुआ था। यहाँ पे आर्टिकल्स को देख लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल से जो संबंधित आर्टिकल है आपको यहाँ पे देख लीजिए कि भाग 6 संविधान का जो भाग 6 है, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 152 से लेकर 237 की चर्चा की गई है। भाग 5 जो है वहाँ आर्टिकल नंबर 51 से लेकर 152 की चर्चा की गई है, 52 से लेकर 151 की चर्चा की गई है और उसी के अंतर्गत आप देखेंगे भाग 6 के अंतर्गत राज्यपाल वाला कंटेंट आता है और राज्यपाल के इस भाग 6 के अंतर्गत
यहाँ पे आर्टिकल नंबर 153 में आप देखेंगे कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल नंबर 161 जो है क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। 63 में राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद गठन की बात होती है। अनुच्छेद 2 जिसके लिए सारा विवाद चला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 200 में राज्य द्वारा पारित विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्यपाल की सहमति का जो है वो अनिवार्य विवरण किया गया है। इनके पास 4 विकल्प होते हैं: सहमति देना, रोकना, पुनर्विचार के लिए भेजना या राष्ट्रपति के लिए विचार को भेज देना, जो कि आर्टिकल नंबर 201 में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब दोनों ही चीज़ों के बारे में क्लियरिटी दे दी है। आर्टिकल नंबर 200 और आर्टिकल नंबर 201 पर भी क्लियरिटी दे दी है और एक निश्चित समय सीमा निर्धारित किया है कि मैक्सिमम 3 महीने, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने 10 विधेयकों पर राज्यपाल की चुप्पी को असंवैधानिक करार दिया है। न्यायालय ने कहा है कि राज्यपाल का आचरण संविधान की भावना के विपरीत था और राज्यपाल को एक रोड ब्लॉक की तरह बताया है। तो इट्स अ ग्रेट डिसीजन जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि इसको समझ लेंगे। आने वाले जितने भी अभी मेंस के एग्जामिनेशन आने वाले हैं उन सबों में इस प्रश्न को आप देखेंगे, इसमें कहीं से कोई संबंध नहीं है। पेपर आएगा, उस पेपर में आप देखिएगा आज के डेट के बाद, अप्रैल महीने के बाद जो भी एग्जामिनेशन होने जा रहा है मेंस का, सभी में आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। आर्टिकल नंबर 200, आर्टिकल नंबर 201 से संबंधित आप क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। चलते हैं आगे दूसरे खबर की तरफ। खाद्यान्न उत्पादन में इफ्को ने भारत को बनाया आत्मनिर्भर। ये अभी स्टेटमेंट जो आया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का आया है। उन्होंने कहा है इफ्को के जो है वो कंट्रीब्यूशन को याद करते हुए उन्होंने कहा है, और कारण इसका ये है कि इफ्को का 50 साल जो है स्थापना का पूरा हो चुका है। गुजरात के कलोल में, आपको पता है कि कलोल में क्या है, यहाँ पे नैनो यूरिया का जो है वो फैक्ट्री खोला गया है। उसी का इसके बार क्या हो रहा था, इनोग्रेशन हो रहा था। और इसी इनोग्रेशन के दौरान जो है वो अभी गृह मंत्री का, हालांकि जो है वो गृह राज्य भी है, गृह जो है वो शहर भी है। कलोल जो है वो अहमदाबाद से ठीक 10-12 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। अहमदाबाद मतलब ये गांधीनगर जो एरिया है उसके अंदर आता है वहाँ पे, और इनका गृह राज्य भी है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो वहीं पे कलोल के इनोग्रेशन के दौरान जो है वो कलोल में एक फैक्ट्री का इनोग्रेशन ही कर रहे थे, जहाँ पे नैनो यूरिया की एक फैक्ट्री लगी हुई है। उसी के दौरान उन्होंने इस बात को कहा है कि जो इफ्को जो होता है वो गुजरात के कलोल में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा है कि चाहे यह किसानों की मदद करने की बात हो या अनुसंधान करने की बात हो, विकास कार्य या ब्रांडिंग की बात हो, इफ्को ने ऐसी कार्यकुशलता दिखाई है कि कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी भी शर्मा जाए। इस अवसर पर शाह ने गांधीनगर के कलोल यूनिट में इफ्को के बीज अनुसंधान केंद्र की भी स्थापना की है। और केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि पिछले 50 सालों में इफ्को ने कृषि, अनाज उत्पादन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समृद्धि के लिए पूरी प्रतिबद्धता का काम कर रहा है। तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है कि क्वेश्चन हमें जानने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि अभी जो सहकारी है इसके ऊपर मेंस में प्रश्न बनता है। जो सहकारी को लेकर आप देखेंगे कि विश्वविद्यालय को लेकर भी ये कहानी यहाँ पे चल रहा है। तो त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का भी हाल फिलहाल में इनोग्रेशन भी किया गया है, जो कॉर्पोरेट है, और ये पहला विश्वविद्यालय है जो कि अमूल को स्थापित करने वाले त्रिभुवन पटेल के नाम पे ये बनाया जा रहा है। तो अभी काफ़ी चर्चे में है, इस बात को आप जो है वो याद रखेंगे। जो हमारा जो कोऑपरेटिव संस्थान है ये काफ़ी चर्चे में चल रहा है। तो यहाँ पे इफ्को के बारे में जान लेना जरूरी होगा। इफ्को के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि क्या है इफ्को। तो इफ्को जो है इसको कहा जाता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, दैट इज इफ्को। क्या फुल फॉर्म होता है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। ये पूर्ण सहकारी स्वामित्व के अंदर है, होली ओन्ड बाय द कोऑपरेटिव्स है। तो कोऑपरेटिव के माध्यम से चलाया जाता है। फाउंडिंग डेट देखिएगा तो ये 3 नवंबर 1967 को स्थापित किया गया था। उदय भान सिंह जी, यहाँ पे आप देखेंगे उदय भान सिंह जी के द्वारा यह स्थापित किया गया है, और नटवर सिंह जी जेटवा के द्वारा ये इसके को फाउंडर थे। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? दिल्ली में है। और आप देख ही रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो है हमारा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी बड़े स्तर पर बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है। खासकर अभी हाल फिलहाल में जब से ये सहकारिता मंत्रालय स्थापित हुआ है, और ये किसके अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस बात को याद रखेंगे। अगले खबर पे चलते हैं। यहाँ पे सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पहले भारतीय बने हैं सुदर्शन पटनायक। तो सुदर्शन पटनायक जो हैं कहाँ के हैं? बेसिकली ये उड़ीसा के रहने वाले हैं और बहुत ही बड़े जो है वो सैंड आर्टिस्ट है। हाल फिलहाल में इन्होंने भगवान गणेश की 10 फीट की रेत की मूर्ति बनाई थी, और इसके लिए अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है वो ये बधाई दिया जा रहा है, और सैंड मास्टर पुरस्कार से जो है वो सम्मानित हुए हैं। कहाँ से मिला है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सैंड मास्टर का जो पुरस्कार है ये लंदन से मिला है। तो विश्व प्रसिद्ध सैंड मास्टर आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुदर्शन इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कलाकार भी बने हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। तो यहाँ उससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, बस इसका नाम याद रख लीजिएगा। नाम क्या है यहाँ पे? सुदर्शन पटनायक। दिया किसके द्वारा गया है? तो यूके का एक सम्मान है जो एक पहली बार किसी भारतीय को मिला है। आगे देखते हैं। चौथा जो हमारा कंटेंट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मंत्रियों की संख्या बढ़ाने संबंधी याचिका पर विचार करेगा हाईकोर्ट। तो आपको मालूम है कि ये दिल्ली हाईकोर्ट का मामला है। यहाँ पे आपको पता है कि दिल्ली जो है वो क्या है? एक यूटी है, और यूटी के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है आर्टिकल नंबर 239 ए के अंतर्गत कि यहाँ पे जो मंत्री परिषद है वहाँ जो मैक्सिमम मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? पूरे विधानसभा की सीट का केवल 10% होगा। बाकी जहाँ पे पूर्ण राज्य है वहाँ कितना होता है? ये 15% होता है। तो इसको लेकर जो है वो अब मामला फिर से चर्चे में है। तो देखते हैं दिल्ली सरकार में मंत्रियों की संख्या बढ़ाने संबंधी संविधान में अनुच्छेद में संशोधन की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट जो है वो सुनवाई करने जा रही है। पीठ के मामले पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पेश किया गया है, और उन्होंने कहा है कि 28 जुलाई के लिए स्थगित कर दी गई। बात में आगे चल रही है। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश अधिवक्ता कुमार उत्कर्ष ने तर्क दिया है कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार केवल 7 मंत्री होने से मंत्रियों के पास
40 से अधिक पोर्टफोलियो हैं, मतलब एक मंत्री के पास जो है कितने हैं, 40 यहाँ पे 40 से अधिक पोर्टफोलियो हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि दिल्ली को मजबूत बनाया जाना चाहिए, और पीठ ने सवाल किया है कि इसे कौन मजबूत बनाएगा, इसे संसद पर छोड़ दें। याचिकाकर्ता आकाश गोयल ने अपनी याचिका में कहा है कि यह किसी भी राज्य के मंत्रियों की अब तक की सबसे कम संख्या है, जबकि दूसरी सबसे कम संख्या वाला जो है वो गोवा है, सिक्किम है, जहां कम से कम 12 मंत्री होते हैं। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 239A को भी चुनौती दी गई है, जो दिल्ली में मंत्रिपरिषद की विधानसभा के कुल सदस्यों के में केवल 10% को सीमित करता है। तो देखिए आप, दिल्ली विधानसभा आपको मालूम है कि हाल फिलहाल वहाँ पे रेखा गुप्ता जो है नई सीएम बनी है, और वहाँ पे अभी बीजेपी की सरकार आई है। तो यहाँ पे जो कुल विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 70 हैं, और इसके हिसाब से यदि 10% का कोटा है तो यहाँ पे मंत्रियों की संख्या 7 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे जो चर्चा की जा रही है 15% की है, मतलब यदि 15% यहाँ पे लाया जा रहा है तो कितना हो जाएगा, यहाँ और भी एक मंत्री जो है यहाँ पे बढ़ सकता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे हाईकोर्ट क्या डिसीजन लेती है। ये मुद्दा जो है तत्काल याद रखेंगे, आर्टिकल नंबर 239A को जरूर आप एक बार पढ़ लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। IGI को मिला है दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट पुरस्कार मिला है। तो अभी हाल फिलहाल में ही स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025, ये कौन सा है, स्काई ट्रैक्स, ये हर साल देती है अपना, ये वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 है। और उसने IGI जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पे है आपका, दिल्ली में है, जिसको हम लोग इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो IGI एयरपोर्ट संचालित करने वाली एजेंसी डायल का कहना है कि लगातार 7वां वर्ष है जब IGI ने इस सम्मान को हासिल किया है, और यहाँ पे 70 मिलियन से अधिक यात्री क्षमता वाले श्रेणी में यह दुनिया के शीर्ष 10 एयरपोर्टों में 8वां स्थान भी रखता है। वैश्विक रैंकिंग में इसे सुधार करते हुए 2024 में जहाँ ये 36वें स्थान पर था, वहीं 2025 में आप देखेंगे कि ये 32वें स्थान पर भी पहुँच गया है। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि जो IGI है वो हमारा क्या है, दिल्ली का एयरपोर्ट है, और इसको जो है वो कहाँ मिला है, तो दक्षिण एशिया में जो है ये टॉप पे रहा है। ओवरऑल की यदि हम बात करें तो ओवरऑल में 2025 की हम बात करें तो ये 32वें स्थान पे रहा है। तो ये आपके लिए एक छोटा सा न्यूज है। चिनाब रेल पुल जम्मू कश्मीर में विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत है। ये किसका स्टेटमेंट आया है, तो रेल मंत्रालय का स्टेटमेंट आया है। और स्टेटमेंट भी क्यों आया है, क्योंकि आपको पता है कि 19 अप्रैल को अभी प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो जम्मू से लेकर आप देखेंगे, मतलब कटरा से लेकर श्रीनगर के बीच का जो एक रूट है उसका भी शिलान्यास किया जाना है। इसी को लेकर रेल मंत्री का बयान आया है, और उन्होंने कहा है कि चिनाब रेल पुल केवल 2 पहाड़ों को नहीं जोड़ता, बल्कि जम्मू कश्मीर के लिए सपनों, विकास और नए युग का सूत्रपात करती है। यह बयान 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री द्वारा इसके आधिकारिक उद्घाटन से पहले आया है। मोदी 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल संपर्क पूरा होने के उपलक्ष्य में जम्मू से कटरा के रास्ते श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। तो 19 अप्रैल को इनोग्रेशन है। अब श्रीनगर के लिए जो है वो सालों का रूट यहाँ पे खुला रहेगा, और वंदे भारत से आप भी वहाँ का आनंद ले सकते हैं। और इसी को लेकर जो है वो कितना है, ये पूरा 272 किलोमीटर का जो है ये पूरा का पूरा जो है वो रेलखंड होगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सलाल बांध के पास जो है ना, सलाल जो डैम है उसके पास में चिनाब नदी पर 1315 मीटर लंबे, मतलब 1.3 किलोमीटर लंबा जो है ये ब्रिज है। और इस पुल की मुख्य मेहराब की चौड़ाई 467 मीटर है, और ये 266 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली हवा को भी सह सकता है। पुल की यदि ऊंचाई की बात करें तो एफिल टावर से भी ज़्यादा ऊंची है। तो ये पुल ऐसे ही जो है वो कुतुब मीनार का 5 गुना है। तो ये पुल ऐसे ही चर्चे में है, और आप देखेंगे कि इससे हमेशा जो है तो अभी तक सबसे ऊंचा जो है वो रेलवे ब्रिज है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। और किस नदी पे बना हुआ है, तो ये चिनाब नदी पे बना हुआ है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन अभी लगातार चर्चे में रहेगा। आगे देखते हैं, सेंटर टू पे मोर फॉर PM पोषण स्कीम इन स्कूल। तो इसको लेकर जो PM पोषण है, ये इसको लेकर एक न्यूज आया है, आइए इसको देख लेते हैं। तो खबर जो है वो क्या है कि PM पोषण योजना के तहत स्कूलों में पकाए गए गर्म भोजन की सामग्री में 9.5% की वृद्धि कर दी गई है। और इस वृद्धि से वित्त वर्ष 2025-26 में सरकारी जो खर्च है उस पर 954 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। किया क्या जाएगा इसमें, तो इसमें किया जाएगा बाल वाटिका और प्रथम विद्यालयों के प्रति छात्र दैनिक सामग्री लागत 6.19 से बढ़ाकर रुपये 6.78 कर दी गई है। तो कुल मिला के ये क्या है, इसको बढ़ाया जा रहा है। आपको जानने वाली बात यह है कि जो पोषण अभियान है, पहले इसको राष्ट्रीय पोषण मिशन कहा जाता था, और इसको मार्च 2018 में जो है वो शुरू किया गया था। इस बात को आप याद रखेंगे। तो मार्च 2018 में इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। और अब जो है आप देखेंगे कि इसका उद्देश्य समयबद्ध तरीके से 6 वर्ष तक के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में सुधार लाना है। तो कुल मिला के ये आप याद रखेंगे। हमारे जानने वाले जो PT फैक्ट के माध्यम से है, ये किसका है, राष्ट्रीय पोषण मिशन का नाम बदला गया है, और ये PM पोषण योजना कर दिया गया है। मार्च 2018 में ये प्रारंभ किया गया है। बस आपके लिए ये जो कंटेंट है उसको याद रखने की जरूरत है। कर्नाटक में पिछड़ा वर्ग आरक्षण बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश की गई है। एक बार फिर से ये चर्चा है। अभी आपको पता है कि हाल फिलहाल में बिहार में जातिगत जनगणना कराई गई थी, और जातिगत जनगणना कराने के बाद उसके अनुसार जो रिजल्ट आया, उसके अनुसार जो है वो उन्होंने आरक्षण में वृद्धि करने की बात कही गई थी। और जो बैकवर्ड है उसमें 10% के आसपास का वृद्धि उन्होंने किया था, जिसके कारण वहाँ पे जो है वो लगभग जो है वो 70% के आसपास आरक्षण पहुंच रहा था, जिसको
अंततः आप देखेंगे कि पटना हाई कोर्ट ने ही टर्न डाउन कर दिया था। उसके ठीक बाद आप देखेंगे कि एक और मामला जो है इसको लेकर अभी आंध्र प्रदेश भी जातिगत जनगणना कराने की बात कर रही है, झारखंड ने भी घोषित कर दिया है और कर्नाटक ने जो है अपना जनगणना जो है वो जारी कर दी है। उसी के आधार पर इन्होंने क्या किया है, कहा है कि पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है उसको बढ़ाकर 51% करेंगे। क्या है पूरा मामला देख लेते हैं। कर्नाटक में जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट में पिछड़े समुदाय के लिए आरक्षण को मौजूदा 32% से बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश की गई है। सूत्रों के अनुसार जाति आधारित जनगणना से पता चला है कि राज्य में पिछड़ी जातियों की जनसंख्या 70% है। इससे पहले बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराई थी और बताया था कि रिपोर्ट में तमिलनाडु, झारखंड का उदाहरण दिया गया है, जो पिछड़े वर्ग की आबादी के अनुसार 69% और 77% आरक्षण प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि आपको पता है कि ऑलरेडी हाईकोर्ट ने इसको टर्न डाउन कर दिया है। इंदिरा साहनी बात जहां पे कहा गया है कि जाति के आधार पर आप 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बावजूद उसके इन सभी सरकारों के द्वारा ये मैटर लाया जा रहा है और लगातार इसके ऊपर जो है वो आरक्षण बढ़ाने की बात की जा रही है। इनको सबको पता है कि हाईकोर्ट में ये मैटर जो है टर्न डाउन कर दिया जाएगा। तो पर्यवेक्षण पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया है। इस कानून को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था और मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी है। सर्वेक्षण शुरू में 2015 में एच कंथराज के द्वारा कराया गया था और बाद में कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जयप्रकाश हेगड़े ने इसे पूरा किया और फरवरी 2025 में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया है। तो आप देखें यहाँ कि आरक्षण के जो मैटर को है लगातार यहाँ पे बढ़ाने की बात कही जा रही है। हर जगह अब जातिगत जनगणना कराया जा रहा है और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि शुरुआती में केवल 4 वर्ण हुआ करते थे। आप देखेंगे इतिहास में तो केवल 4 वर्ण हुआ करते थे। 2011 में जब जनगणना हुआ था, 1900 लास्ट जनगणना सरकार ने 2019 में कराई थी, 2011 में भी कराया था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो ये जनगणनाओं की संख्या जो है वो वहाँ पे सरकार चूंकि बहुत ज़्यादा हो गई थी तो वो पब्लिश नहीं की थी। अब आज एक नया ट्रेंड चल रहा है कि आप हर रोज़ आप देखेंगे कि नए नए जातियों का जो है यहाँ पे वो 4 जो है अब वो कुछ दिन में जो है इन जातियों की संख्या लाखों को पार कर गई है। अब आप देखें कि दिन पर दिन जो है समाज देश जो है एक कितना बड़ा विरोधाभास है कि देश जो है वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के राह पे है। भारत 2047 तक अपने आप को विकसित राष्ट्र में ले जाने की बात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आरक्षण किस लिए दिया जाता है। आरक्षण मुख्य रूप से दिया जाता है कि आप पिछड़े जो हैं वो उनको, जो लोग कमजोर हैं उनको जो है वो एक सही लेवल पे लाना। आज़ादी के 75 वर्ष हमारे जो है वो बीत चुके हैं और अब जो है वो आरक्षण का आंकड़ा जहां कम होना चाहिए, प्रत्येक 10 वर्ष पे जो है उसका रिवीजन होना चाहिए। देश जो है एक तरफ प्रगति कर रहा है और दूसरी तरफ जो है आरक्षण बढ़ता जा रहा है। आप समझ लें कि कितना बड़ा विरोधाभास है और धीरे धीरे आरक्षण को बढ़ाया जा रहा है। जहां सरकार को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने पर ध्यान देना चाहिए, वहां एक पॉलिटिकल हथियार के रूप में लगातार जो है वो आरक्षण की बात बढ़ाई जा रही है। अब एक विद्यार्थी के तौर पर, एक अभ्यर्थी के तौर पर आप निश्चित रूप से इस बात को समझ सकते हैं कि इसका असर एक अभ्यर्थी के ऊपर कितनी बुरी तरह पड़ता है आने वाले समय में। तो चलिए, ये तो खैर पॉलिटिकल बातें हैं, यहाँ पे अपना आप न्यूट्रल, एक अभ्यर्थी के रूप में एक न्यूट्रल स्टैंड ही बना सकते हैं। लेकिन ये जो परिदृश्य देखने को मिल रहा है, जबकि ये पता है कि ये 50% की चीज़ों को नहीं क्रॉस कर पाएगा, उसके बावजूद भी लगातार, और सबसे बड़ी बात है कि हर बार जनगणना में जो है जातियों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश एक तरफ ग्रोथ कर रहा है, दूसरी तरफ जाति, जो पिछड़े जाति, ये कैसे हो रहा है पता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक डेटा निकल कर आया है यहाँ पे। वक्फ बोर्ड जो है अभी चर्चे में है, इसके बारे में हमने पिछले सेशन में चर्चा किया था। तो एक दैनिक जागरण का एक रिसर्च टीम है जिसके ऊपर लगातार एक डेटा आता है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में आप देखेंगे कि वक्फ बोर्ड जो है उसकी संपत्ति कितनी है, तो 8,72,804। मैंने पहले ही सेशन में कवर किया था। जो संपत्ति के मामले में जो है वक्फ बोर्ड किसने नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर आपको पता है कि जो है वो सेना की बात हम लोग कर चुके हैं इससे पहले, और देश में जो है वो तीसरे नंबर पे यदि किसी के पास है तो कौन सा है, वक्फ बोर्ड जो है वो तीसरे स्थान पे है। और वक्फ बोर्ड में संपत्ति के मामले में सबसे ज़्यादा संपत्ति कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है। 2,32,547 जो है संपत्तियाँ उसकी कहाँ पे हैं, तो उत्तर प्रदेश में है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, एक छोटा सा डाटा है तो यहाँ से। और दूसरा जो स्थान आपको कहाँ दिख रहा है, तो ये जो है पश्चिम बंगाल में 80,746 आपको नजर आ रहा है। तो ये कुछ डाटा है, हालांकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा मैटर तो नहीं करता, लेकिन बस एक जानकारी के लिए है, चूँकि वक्फ बोर्ड जो है वो अभी चर्चा का मुख्य बिंदु बना हुआ है। तो चलिए, तो अपने सेशन को हम रखते हैं यहीं तक, और इंटरनेशनल सेशन के लिए समय थोड़ा लंबा लग जाएगा। तो बाकी जो सेशन है उसको मैं बाकी जो न्यूज़ हैं उसको अगले सेशन में कवर करने का प्रयास करूंगा। तो आज के सेशन को यहीं तक रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस न्यूज़ के माध्यम से नेशनल कंटेंट को कवर कर पाए होंगे, और यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर जरूर करें। तो इसी के साथ देते हैं सेशन को यहीं पर विराम। साइनिंग ऑफ, दिस इज प्रभात। जय हिंद।